हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एसीसी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 से हैर इज़ अ मैनेजर एट जीएचएफ कंपनी। ओके, जीएचएफ कंपनी में हैरी एक मैनेजर है और इसमें हम लोग याद होगा हम पढ़ते थे कि मतलब क्या लीडर मैनेजर्स और एम्प्लॉय ये सब चीज़ों के बीच में क्या रिलेशंस वगैरह चलते हैं। ठीक है, तो अपने ही डज़ नॉट गेट ऑन वेल विद एम्प्लॉय, ज़्यादा अच्छे से मतलब नहीं रहता था एम्प्लॉय के साथ जो कि उसको रिवॉर्ड करते थे, और बहुत कम पावर थी कि वो किसी को पनिश कर सके या फिर रिवॉर्ड कर सके। मतलब एम्प्लॉय अच्छा काम कर सकते थे तो उनको बोनस दे देता था, गंदा काम करते थे तो उनको पनिशमेंट दे देता था। ऐसा वो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास काफ़ी कम पावर थी इस चीज़ की। तो ये कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल है अकॉर्डिंग टू फेडलर। तो फेडलर के हम लोगों ने जो है वो स्टाइल वगैरह पढ़ रखे थे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं फेवरेबल में, कि कौन कौन जो है वो लीडर बढ़िया रहते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशंस में जो है वो कौन से लीडर्स बढ़िया रहते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बता रखा है कि यार एम्प्लॉयज़ देख सकते हो कि जो भी रिपोर्ट करते थे उसको उसके बाद लिटिल पावर थी कि वो कुछ कर सकता है, पनिश कर सकता है या फिर रिवॉर्ड कर सकता है अपने स्टाफ को। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये काइंड ऑफ अपने जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उससे उसके रिलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे खासे हैं नहीं, ज़्यादा उनसे बातचीत वगैरह करता नहीं है। तो ये हम बाय डेफिनेशन या फिर जो भी हमने पढ़ रखा है उसके हिसाब से देखें तो साइकोलॉजिकली डिस्टेंट जो है वो यही लीडर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर वही होता है कि यार अब आप लोग किसी से बात ही नहीं कर रहे क्योंकि रिलेशनशिप हमारा काफ़ी पुअर है, हमारे पास पावर काफ़ी कम है जो लीडर के पास। तो ये काइंड ऑफ कह सकते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन है। और अनफेवरेबल सिचुएशन के अंदर हम लोग किसको करते थे, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट को। अगर एक आपको एक लाइन ग्राफ से थोड़ा सा बता के कोशिश करें, जैसे कि मान के चलो ये वाली जो सिचुएशन है वो गई अनफेवरेबल और ये वाली सिचुएशन हो गई फेवरेबल। ठीक है, तो फेडलर के अकॉर्डिंग ये था कि जो अनफेवरेबल वाला पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट और ये जो फेवरेबल पॉइंट है, इन दोनों जो भी ये दोनों चीज़ें हैं ना, इनमें बस एक ही लीडर बढ़िया हो सकता है जो कि होता है साइकोलॉजिकली डिस्टेंट। जो भी डिस्टेंट लीडर होते हैं, देखो अगर सिचुएशन तुम्हारे पक्ष में है कि सब चीज़ें बढ़िया हो रही हैं तो डिस्टेंट लीडर क्या करते हैं, वो ज़्यादा बातचीत तो करते नहीं। तो अगर सब चीज़ें तुम्हारे पक्ष में ही हैं, तुम्हारे सही साथ में ही हैं, तो उसमें कोई लीडर की रोल होता नहीं, बाकी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। अगर तुम्हारे कोई भी चीज़ साथ नहीं है तो जो चीज़ गलत होनी है वो तो होनी ही होनी है, इसीलिए डिस्टेंट लीडर आ जाता है। और बाकी एक साइकोलॉजिकली क्लोज होता है। बाकी बीच में कहीं पे भी पॉइंट में अगर आप कोई भी जगह पे होते हैं कि ना सिचुएशन फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है, कहीं बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ये होता है कि मैनेजर्स को जो होता है वो एम्प्लॉयज़ से बातचीत करनी पड़ती है, तो वो वाले जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली क्लोज लीडर होते हैं, जो मतलब एम्प्लॉय मैनेजर दोनों आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पावर बहुत कम थी पनिश या रिवॉर्ड करने की, ना एम्प्लॉय से ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे, तो इसलिए वो साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर था। बाकी आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 215, इसमें बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बाय मैनेजमेंट एज लॉन्ग एज दे ऑल्सो डेलीगेट सफिशिएंट अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ पढ़ के अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार मतलब हाँ बढ़िया स्टेटमेंट है, सही है कि अथॉरिटी अगर डेलीगेट करोगे तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि अगर पावर दे रहे हो किसी चीज़ की तो साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। बट ये स्टेटमेंट में हल्की सी कमी ये है ना कि देखो अगर मान के चलो आप लोग अथॉरिटी मान के चलो सीनियर लेवल के बंदे हैं, टॉप लेवल के बंदे, फिर मिडिल लेवल के आते हैं, फिर लास्ट में ऑपरेशन लेवल के आते हैं। तो जो टॉप लेवल वाले बंदे हैं वो अपने काम वगैरह आगे वर्कर्स वगैरह को या फिर नीचे वाले स्टाफ को थोड़ी अथॉरिटी देंगे। मान लो उनको इनको कुछ साइन वाइन करने हैं, कोई बहुत कंपनी के जो है वो प्रीशियस पेपर हैं, कोई काफ़ी कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं जिनमें ये टॉप मैनेजर वाले काम लोग हैं वो ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी वो जो जिम्मेदारी है वो नीचे वाले किसी बंदे को दे दें काम करने के लिए, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ में दे दें कि यार तुम ये काम कर सकते हो, तो क्या वो ये सब काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हद तक ही डेलीगेट करी जा सकती है। ये नहीं कि सबसे ज़्यादा हर बंदे को जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दो अगर आप अथॉरिटी भी दे रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स होगी, क्योंकि आप जो है वो ज़्यादा नीचे तक मतलब ज़्यादा नीचे लेवल वाले बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं दे सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, इसमें बोल रहा है मैनेजमेंट इज़ द इफ़ेक्टिव यूज़ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज का एक इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना, उसके कोऑर्डिनेशन जो भी होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव की ऑब्जेक्टिव विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब वही बिज़नेस के रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना ताकि आप उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक अपने जो टारगेट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सको। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो डेफिनेशन ही इसकी यही होती है जो आपकी बुक में दे रखी है या फिर जो भी बाय बुक डेफिनेशन होती है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 217 इसमें बोल रहे हैं द मेन रोल ऑफ अ सुपरवाइज़र इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सुपरवाइज़र का मेन रोल क्या होता है? आपको पता है वो देख रेख करता है, जो भी मतलब अंडर काम वगैरह का कर रहे होते हैं, उसकी मतलब निगरानी में सब लोग काम करते हैं ताकि ये जो काम वगैरह हो रहा होता है वो बढ़िया तरीके से हो। पढ़ते हैं नेगोशिएटर। नेगोशिएटर की बात आ गई सबसे पहली बात, इसमें कोई नेगोशिएशन का तो कोई रोल आता नहीं है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन विद इन डिपार्टमेंट, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। समवन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड वेयर द वर्क इज़ डन। मतलब अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो मतलब सुपरवाइजर तो मतलब देखते हैं कि वो काम सही से अच्छे से तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह तो सुपरवाइजर का काम नहीं होता। समवन टू इंश्योर दैट स्पेसिफाइड टास्क आर परफॉर्म्ड करेक्टली एंड एफिशिएंटली। यस, ये जो है बेस्ट डेफिनेशन बनेगी इसकी। सुपरवाइज़र का काइंड ऑफ काम ही यही कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह दो, यही होता है कि जहाँ पे वो फोकस करते हैं कि जो भी प्लानिंग कंट्रोलिंग वगैरह चल रही है उनके ग्रुप के अंदर, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो भी उनको काम दिया गया है एम्प्लॉयज़ को कि ये काम तुम्हें करने हैं, वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ये सुपरवाइज़र का काम होता है। द इंटरफेस बिटवीन जूनियर एंड सीनियर मैनेजर्स, नहीं, जूनियर और सीनियर मैनेजर में जो भी इंटरफेस होगा वो सुपरवाइज़र थोड़ी होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 218। KJA कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मोटर बाइक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद टेलर्स थ्योरी। तो टेलर्स थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ रखी थी, तो हमें बताना है कि कौन सी थ्योरी जो है वो इस स्टेटमेंट्स पे अच्छे से सही से बैठेगी। पहली स्टेटमेंट कह रही है KJA शुड क्रिएट एम्प्लॉय सजेशन स्कीम्स टू जनरेट आइडियाज़ फॉर हाउ टू इम्प्रूव इट्स ऑपरेशंस। मतलब ऐसी सजेशन स्कीम्स लाओ एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, कि ऐसे आइडियाज़ आएँ ताकि हम अपने जो भी डे टू डे काम कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा कि मतलब टेलर भाई साहब ने जो है वो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ रूल वगैरह दिए थे, जहाँ पे बता रहे थे कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करो चीज़ों में। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं कह रहे थे यार कि तुम उसके लिए सजेशन स्कीम बना दो कि वो अपने आइडियाज़ आकर दें और फिर आपको वो बताएं कि यार कंपनी को इम्प्रूव कैसे करना है। अब आप खुद सोचो, आप एक टॉप लेवल के पढ़े लिखे बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है, और अपनी कंपनी वगैरह चला रहे हो। अब आपको बोल रहे हैं कि यार एक सजेशन की स्कीम लगा लो कि जहाँ पे सारे छोटे मतलब एम्प्लॉय जो भी वर्कर्स वगैरह हैं वो काम करके आपको बताएंगे कि ये चीज़ें कर लो और इस तरीके से आपकी कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से चल सकती है। तो ये आपको ये बताया कि एम्प्लॉयज़ और कंपनी के मैनेजर, टॉप लेवल पर्सन जो भी होते हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपस में बातचीत वगैरह बढ़िया होनी चाहिए। बट ऐसा कुछ उन्होंने टेलर भाई साहब ने बताया नहीं था कि कोई सजेशन की स्कीम्स लगा दो, ठीक है, तो इसलिए वाली गलत हो जाएगी। बाकी हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा टेलर ने कुछ कहा नहीं था कि ऐसा करो ही करो। KJ should focus on improving group relations and team spirit within its workforce। तो आपको बताया है कि जो ग्रुप रिलेशंस हैं या फिर कोई टीम स्पिरिट है उसको जो है वो इम्प्रूव कर देना चाहिए। तो ये तो मतलब काइंड ऑफ ना हमारा एक वो होता था मेयो वर्गे, जो एक हमारा ऑथर है इसी चैप्टर में मेयो के बारे में भी दे रखा है कि मेयोज ह्यूमन रिलेशन, वो जो होता है उसके अंदर ये उसने बताया हुआ है कि यार ग्रुप रिलेशन को इम्प्रूव करो, टीम स्पिरिट को इम्प्रूव करो जो भी वर्कफोर्स के अंदर है। तो ये टेलर की नहीं है, ये मेयो की ह्यूमन रिलेशन की एक थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सी ऑप्शन कह रहा है KJA डज नॉट नीड टू सेट डिटेल स्टैंडर्ड्स फॉर हायरिंग वर्कर एज इट शुड प्रोवाइड डिटेल ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू एम्प्लॉय। ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि टेलर ने कहा था भैया देखो, उनकी साइंटिफिक थ्योरी थी, उन लोगों ने कहा था कि जो भी वर्कर का सिलेक्शन वगैरह होना चाहिए वो साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक सिलेक्शन होगा। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब काइंड ऑफ आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छे से काम कर सकते हैं, करने योग्य हैं, वही काम लेना चाहिए। ये नहीं कि खाली आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह दे दो जाकर और उनको अपने काम पे लगा दो। ऐसे वर्कर्स हमें नहीं चाहिए, जो भी साइंटिफिकली वर्कर हों यानी कि सूटेबल हो हमारे वर्क के लिए, उन्हीं को एम्प्लॉय करना चाहिए, हायर करना चाहिए। तो सी भी गलत हो गई, तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। KJ's मैनेजर शुड मेक ऑल की डिसीजंस एंड प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर। यस, यही जो है वो टेलर ने बताया था भाई साहब ने कि जो उनके मैनेजर्स हैं KJ कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी के मैनेजर जो होते हैं, उन लोगों को सारे की डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। और डिसीजन ले रहे हो तो यार जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो वो जाके एक बारी वर्कर को बता दो। इससे क्या होगा कि वर्कर को लगेगा कि हाँ यार, ये हमारे बारे में भी सोचते हैं, अच्छे मैनेजर्स वगैरह हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो डी ऑप्शन मतलब पूरा सिमिलर है जो उन्होंने कहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेलीगेटेड फ्रॉम अ सुपीरियर एडम टू हिज सबॉर्डिनेट हेलेन।
तो मतलब आपको 2 लोग ब दे रखे हैं, बताओ एडम है सुपीरियर है और सबॉर्डिनेट हेलेन है, ठीक है? तो आपको बस ये बोल रहे हैं कि क्या चीज़ जो है वो डेलीगेट करी जा सकती है। क्या वो अथॉरिटी है, क्या वो पावर है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहली बात आप ये देख सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोग ऊपर बात करके आ चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोअर लेवल के पीपल को नहीं दे सकते हो, कि टॉप मैनेजर बंसर हैं वो नीचे वाले बंदे के जाके बता देगा, तो वो तो हम नहीं कर सकते, सी ऑप्शन कर दिया। अब अथॉरिटी और पावर में से सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पावर जो होती है ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कन्फर्ड हो जाती है, यानी कि डेलीगेट नहीं की जा सकती, इसलिए इसको पोजेस करके रखना पड़ता है। पावर किसी एक स्पेसिफिक बंदे के पास होती है, जबकि जो अथॉरिटी है वो आप आने वाले आगे वाले बंदों को भी दे सकते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है वो हम लोगों ने बात करी थी कि क्या क्या कर सकते हैं, बल्कि अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो। मान के चलो आप एक स्कूल का एग्जांपल ले लो, ठीक है? मॉनिटर है, ठीक है? स्कूल में क्लास में 2 मॉनिटर बना दिए, ए और बी, ठीक है? दो मॉनिटर हैं, तो एक दिन जो है वो ए जो है वो नहीं आया क्लास के अंदर, तो बी बन गया मॉनिटर, क्योंकि ए नहीं आया था, तो अब बी को मॉनिटर के पूरे काम वाम करने हैं। तो अथॉरिटी, तो जो इसको अथॉरिटी मिलती थी कि मतलब क्लास में बच्चों के नाम लिख दे, भाई ये बच्चे शोर मचा रहे थे, या टीचरों के काम कर दे, और इसको अथॉरिटी मिल रखी थी कि जो बच्चे ज़्यादा शोर मचाएँ उनको खड़ा करके डेस्क पे खड़ा कर दें या बाहर कर दें, ठीक है? और अब जो इसको अथॉरिटीज़ मिल रखी थी, अब क्या होगा, अब ये एब्सेंट हो गया, तो जो अथॉरिटी जिसके पास थी वो बी के पास आ गई, तो हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। अब यही सब चीज़ें चल रही हैं। या तो अब टीचर और एक मॉनिटर का एग्जांपल ले लो। टीचर जो है वो सुपीरियर है उसकी, और टीचर काइंड ऑफ बड़े लेवल पे आती है, फिर उसके बाद नीचे स्टूडेंट आता है, तो टीचर जो भी उनकी पावर है वो थोड़ी बहुत पावर मॉनिटर को दे देती है ना, कि वैसे पनिशमेंट वगैरह टीचर देती है, लेकिन वह अब मॉनिटर देगा अगर टीचर क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो यही होता है, अथॉरिटी को जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ पावर को नहीं कर सकते। अथॉरिटी पावर अलग, अथॉरिटी काइंड ऑफ एक राइट हो जाता है, लेकिन पावर तो अलग से हो गई। अब मान के चलो मॉनिटर ने चांटा मार दिया किसी बच्चे को, वो थोड़ी कर सकता है, उसकी पावर तो मतलब वैसे तो अब आजकल तो टीचरों को भी हाथ उठाने नहीं देते, बट हाँ टीचर के पास ऐसी काइंड ऑफ कह सकते हैं कि पावर की थप्पड़ वप्पड़ मार देते हैं कि अगर अच्छे से चीज़ें ना करें, ठीक है? तो ये फ़र्क हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 220, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 मेन कैटेगरीज यूज्ड बाय मिन्सबर्ग। मिन्सबर्ग ने क्या 3 मेन कैटेगरी यूज़ करी थी ग्रुप करने के लिए, जो 10 स्किल्स हैं मैनेजर्स को चाहिए होती हैं, ठीक है? उन लोगों ने जो भी हमने 3 मेन कैटेगरी पूरे हमने चैप्टर वगैरह में पढ़ी थी, उसके बारे में हमने बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ही ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है इसमें से सही होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मेरे को ये देखने को दिख रहा है कि पहला इंटरपर्सनल तो था, वो तो था ही कि इंटरपर्सनल जो कैटेगरी में बांटा ही था। उसके बाद डिसीजनल, येस डिसीजनल भी था यार, और इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो 1, 2 और 3 मेरे ख्याल से थे, और इंडिविजुअल ऐसा तो कुछ भी नहीं था। याद है आप लोगों को कोई 10 स्किल्स बता रखी थी मिन्सबर्ग भाई साहब ने कि 10 स्किल्स होती हैं, और उन 10 स्किल्स को 3 पार्ट में बांट दिया था, इंटरपर्सनल, डिसीजनल और इन्फॉर्मेशनल। अगर आपको बताऊं तो इंटरपर्सनल में याद करो फिगर हेड होता था, लीडर होता था, लाइजन होता था जो कि मतलब काइंड ऑफ इंटरमीडिएरी की तरह रहता था, इनका अलग ग्रुप था। फिर बाकी जो था डिसीजनल के अंदर एंटरप्रेन्योर आ जाता था, जो डिस्टर्बेंस हैंडलर था, जो भी डिस्टर्बेंस वगैरह होती थी उसको हैंडल करता था। रिसोर्स एलोकेटर था, जो भी रिसोर्स वगैरह थे वो अलग अलग जगह पे कैसे एलोकेट करने हैं। एक नेगोशिएटर हुआ करता था, उसको अलग, ये चारों को अलग कर दिया, इन तीनों को अलग कर दिया। बाकी 3 जो थे वो हमारे इन्फॉर्मेशनल के अंदर आ जाते थे। इन्फॉर्मेशनल के अंदर मॉनिटर आ गया, डिसेमिनेटर आ गया, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, ठीक है? तो ऐसे बांट रखा था 3-4-3 में करके कि इंटरपर्सनल, डिसीजनल और इन्फॉर्मेशनल, और ऐसे अलग अलग स्किल्स दे रखी थी। और ये जो स्किल्स होनी चाहिए वो हर एक लीडर के पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग, और यही सब जो थे उनकी मेन 3 कैटेगरी थी। तो सी ऑप्शन में 1, 2 एंड 3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221। फ्योल ने डिफाइन करी है अथॉरिटी को एज अ राइट टू गिव ऑर्डर। देखो राइट हमने अथॉरिटी की ऊपर ही बात करी है कि जो अथॉरिटी जो होती है वो राइट होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बता रखा है कि राइट टू गिव ऑर्डर्स, तो ठीक है मतलब राइट होता है, तो मतलब ये तो मेरे को काइंड ऑफ सही लग रही है, ठीक है? आगे चलते हैं। पावर टू एग्जैक्ट ऑबिडेंस, ये तो मतलब काइंड ऑफ आपकी पावर की वो कर दी है, ठीक है? तो और पावर भी दे रखे हैं, तो राइट, अथॉरिटी राइट हो गया, पावर हो गया, लेकिन आपको एग्जैक्ट करना है ओबीडियंस, तो ये आपको रॉन्ग नहीं कहोगे आप इसको, काइंड ऑफ मैं ये कह सकता हूँ कि ये पावर की बढ़िया, अथॉरिटी की ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा ना जो हमें बुक में था वो पूरी डेफिनेशन भी अथॉरिटी की दे रखी थी। याद करोगे तो अभी, या फिर आप कैप्लिन की बुक्स ही पढ़ोगे तो आपको देखने को पता भी चलेगा, वहाँ पे तो और करके लिख रखा था, या तो राइट टू गिव ऑर्डर्स था और पावर टू एग्जैक्ट ऑबिडेंस था। तो
ये दोनों एज आ मतलब बुकिश लैंग्वेज हम देखें तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो सही होनी चाहिए। और ए ऑप्शन में मेरे को 1 एंड 2 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है, ए वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। और बाकी एबिलिटी टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दोगे तो अथॉरिटी, थोड़ी आपको अथॉरिटी का मतलब बताना है, राइट होता है। और पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 222, द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ जीएफडी कंपनी फील कर, सीनियर मैनेजमेंट जो है जीएफडी कंपनी की वो फील कर रहे हैं कि जो उनका मेन रोल है बिज़नेस के अंदर वो है कि इंश्योर करे जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं कंपनी के गोल के प्रति अचीवमेंट के लिए, मतलब वो चाहते हैं कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो कंपनी की सक्सेस देखेंगे, कंपनी आगे बढ़े। और अगर वो बढ़िया करेंगे तो आगे कंपनी भी ऑब्वियसली बढ़िया करेगी, मतलब कंपनी को अच्छा मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ को भी जो है वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो कौन सा रोल के 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कि मैनेजमेंट जो है वो फोकस कर रही है। यहाँ पर देखो प्लानिंग तो कुछ नहीं है, ना ऑर्गेनाइज कोई स्टाफ वगैरह के बीच में बांटा है, ना कोई कमांड दी है उसको, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेटिंग है जो बढ़िया बैठेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन चीज़ें बैठेंगी तो गोल कॉन्ग्रुएंस जो है वो बढ़ेगा, कि जो भी टारगेट्स को अचीव वगैरह करना है वो बढ़ेगा। कि अगर एम्प्लॉयज़ वगैरह देखो, ऑब्वियसली बात तो ये होनी चाहिए कि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे, ठीक है, तो कंपनी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ेगी। तो अगर अच्छा काम एम्प्लॉयज़ करते हैं तो अगर कंपनी का फ़ायदा होगा तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा होगा, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो फ्यूल का कौन से 5 फंक्शंस में से एक है कोऑर्डिनेटिंग आ जाएगा, कि अच्छे से कोऑर्डिनेशन वगैरह करोगे, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेगा कि सारे स्टाफ के जो वर्कर्स वगैरह हैं वो एक साथ काम करें, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, एला इज़ अ मैनेजर इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट, गामा लिमिटेड कंपनी में परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। शी इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस एक नया कंप्यूटर सिस्टम इन द डिपार्टमेंट, ठीक है, नया कंप्यूटर सिस्टम लाना चाहती है वो डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, सो एला ने प्लान किया है, एला प्लान्स टू ऑफ़र स्टाफ बोनसेस टू, मतलब स्टाफ को बोनसेस वगैरह ऑफ़र करना चाहती है ताकि वो नए सिस्टम्स को यूज़ कर सके, एज वेल एज रिलाइंग ऑन हर ओन पर्सनल चरिश्मा। तो आपको बताना है कि कौन से फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ पावर हैं जो एला प्लान कर रही है यूज़ करने का। तो यहाँ पर देखो, साफ साफ पहली बात अगर हमें 2 चीज़ें बतानी है ना, तो देखो एक तो पहली बात ये है कि शी इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम इनटू डिपार्टमेंट, लेकिन उसने ऑफ़र करा है स्टाफ को बोनसेस, यानी कि वो रिवॉर्ड वगैरह दे रही है ताकि जो नए लोग हैं वो इनकरेज हों नए सिस्टम के प्रति। तो पहली बात तो बोनसेस को फोकस करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि देखो वो अपनी रिलाई भी कर रही है अपने पर्सनल चरिश्मा पे। चरिश्मा का मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो रिलेशनशिप की, उसके बाकी के साथ, बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, उसका भी वो थोड़ा बहुत यूज़ करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात वो बोनसेस वगैरह की बात कर रही है। बोनसेस का मतलब यानी कि रिवॉर्ड, कि कैसे रिवॉर्ड्स वगैरह देने हैं, रिवॉर्ड्स के ज़रिए ही वो आगे जो है वो न्यू सिस्टम वगैरह अडॉप्ट वगैरह करवाना चाहती है, ठीक है। तो एक तो रिवॉर्ड हो गया। दूसरी बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेफरेंट, यस रेफरेंट इसका होगा। रेफरेंट में ही काइंड ऑफ क्या कहते थे कि जो भी अपना रिलेशनशिप या फिर कुछ भी रेफरेंट पावर आप यूज़ करते हो। रेफरेंट पावर का मतलब हो गया कि आप अपना रिलेशनशिप की वजह से जो भी चीज़ें यूज़ करते हो एम्प्लॉयज़ के साथ, कि ये कंपनी के मैनेजर है या फिर कोई भी अच्छी डिपार्टमेंट के काम वगैरह करती है, सीनियर लीडर्स टाइप में है, और अगर वो अपना रिलेशनशिप यूज़ करके एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ ऐसा काम कर रही है जो कंपनी के फ़ायदे के लिए ही है, तो उसको कौन सी सोर्स कहते हैं पावर की, रेफरेंट पावर। तो ए और सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 224, यहाँ पर आपको बताया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Blake and Morton's grid, a manager in the top left hand corner on the grid 19, यानी कि ये वाला बंदा पुट फॉर इंटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसके लिए हमें बिल्कुल भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको जो है वो करेक्ट लगा दो बी ऑप्शन पे, कंट्री क्लब, ठीक है। मतलब इसमें हम लोगों ने ना, मतलब ये जो पूरा आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ आपको बता रखा था कि 5 पे जैसे मिडिल में आ जाता है, 19 में कैसे कंट्री क्लब आ जाता है, कोई पब्लिक के लिए काम करता है, कोई पीपल के लिए करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पूरी ग्राफिक में पड़ी थी। अब आपसे पूछा है कि 19 का है, आपको 5 का बोले तो आप मिडल वाला था, ठीक है। तो आपको जो सब पूछेगा आपको उसके हिसाब से बताने। चार्ट पूरा हमने मतलब चैप्टर वगैरह में पढ़ रखा था, ठीक है। तो उस चार्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कितना चीज़ में आता है, किसके पास कितनी पावर है, कितना कंसर्न है पीपल के लिए। यानी कि देखो टास्क के लिए कितना कंसर्न है एक तो, और एक तो पीपल के लिए कितना कंसर्न है। जितना वो होगा उतना आगे देखा जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, क्रिस्टियाना इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू आईटी सिस्टम विद इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक नया आईटी सिस्टम लाने की सोच रही है, लेकिन अनश्योर है कि ये सिस्टम उसको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। उसने अपने जूनियर स्टाफ से पूछा है कि डिपार्टमेंट में टू गिव हर देयर ओपिनियंस, मतलब बातचीत कर रही है कि देखो मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ ये है कि उसको एक नया सिस्टम लाना है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको लाना चाहिए या फिर नहीं। तो उसने अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत करी है कि बताओ यार तुम्हारे हिसाब से लाना चाहिए या फिर नहीं। तो क्रिस्टियाना ने हाउएवर रिटेन द फाइनल से, लेकिन हाँ लास्ट में जो भी डिसीजन होगा वो क्रिस्टियाना का ही होने वाला है, बाकी एम्प्लॉयज़ का कुछ नहीं चलेगा। बस वो उससे मतलब उनसे राय ले रही है कि हाँ मतलब मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मतलब परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी करना है नहीं करना वो तो वही डिसाइड करेगी, बाकी बस वो ओपिनियन ले रही है। तो ये कौन सा अकॉर्डिंग टू एशरिज मैनेजमेंट कॉलेज व्हाट मैनेजमेंट स्टाइल इज़ क्रिस्टियाना अडॉप्टिंग। ये तो मैं आपको काइंड ऑफ कहूँगा कि सीधा सीधा जो है हमारा कंसल्ट्स के अंदर जो है वो लाया करेगा। कंसल्ट्स में क्या होता था कि बाकी नीचे एम्प्लॉयज़ वगैरह से जो है वो पूछते थे। कंसल्ट्स को आप काइंड ऑफ कह सकते हो पार्टिसिपेटिव, ठीक है। पार्टिसिपेटिव का मतलब ही क्या होता है कि आप सारे अपने जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जो भी बंदे हैं, उन सबसे बातचीत वगैरह कर रहे हो, उनको भी पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। लेकिन हाँ लास्ट में जो फाइनल से होता है वो आप ही का होता है कि वो चीज़ करनी है या फिर नहीं करनी, लेकिन आप हाँ बाकी लोगों को पार्टिसिपेट करवा रहे हो। बाकी येस, अगर आप जॉइंट्स की बात करोगे तो जॉइंट्स में डेमोक्रेटिक अंदाज होता है कि मतलब दोनों के बीच में आपस में सेम बातचीत चल रही होती है, ठीक है। और टेल्स की बात करो ऑटोक्रेटिक, खाली जो लीडर वगैरह हैं जो जैसे कि यहाँ पे अगर खाली बोलती कि हाँ मैं तो मतलब आईटी डिपार्टमेंट लाना है तो मैं आईटी डिपार्टमेंट ला रही हूँ, मेरे को तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी। या फिर सेल्स के अंदर परसुएसिव बोला, ठीक है। सेल्स इसके बीच में आप लोग डिफरेंस वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना। बट फिलहाल हमारा जो आंसर था वो था हमारा सी ऑप्शन कंसल्ट, क्योंकि बाकी से कंसल्ट वगैरह करा, लेकिन ये फाइनल से जो था वो उसी का ही होता। Question 226, which is the last question of this chapter, consider the following two statements. According to Benes, transactional leaders offer rewards to their followers in exchange for their compliance. तो जो भी इसके ट्रांजेक्शनल लीडर होते हैं वो बताते हैं कि ये रिवॉर्ड वगैरह दे देते हैं, कोई भी अगर वो कुछ काम अच्छा कर देते हैं, ठीक है, तो लीडर तो उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। तो यस बेनी के मतलब ये जो ट्रांजेक्शनल लीडर हैं वो ट्रांजेक्शन्स पे ही ज़्यादा रिलाई करते हैं, यानी कि रिवॉर्ड वगैरह पे। ये तो काइंड ऑफ डेफिनेशन ही कह सकते हो ट्रांजेक्शनल लीडर्स की। बाकी ट्रेड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट दैट सर्टेन लीडरशिप अप्रोचेस कैन बी लर्नड एंड यूज बाय मैनेजर्स। यहाँ पे ट्रेड स्टोरीज जो हैं वो आपको बता रखा है कि जो सर्टेन लीडरशिप कुछ अप्रोचेस वगैरह होती हैं वो लर्न की जा सकती हैं और मैनेजर्स के द्वारा वो यूज़ करी जा सकती हैं। तो भैया ये जो यहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ये जो था वो स्टाइल थ्योरीज के अंदर आता था, ठीक है। स्टाइल थ्योरीज के अंदर, ट्रेड थ्योरीज में ये सब नहीं होता था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट खाली सही है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।